हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कोलिजन थियरी किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर से कनेक्ट करती है, किस तरह से टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ता है, किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एंड वहाँ पे कई सारे टर्म्स हमने पढ़े थे, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, बहुत सारी बातें हमने सीखी थी कि किसी भी रिएक्शन के दौरान कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट बनता है। सारे कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ऐसे कोलिजन जिसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वही प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड फाइनली हमने एक क्लासिकल थियरी का एक पॉइंट पढ़ा था कि हाउ on increasing temperature kinetic energy of a molecule increases and therefore frequency of collision increases, therefore number of productive collisions increases and therefore rate of reaction increases. Now let's have some mathematical approach to the classical collision theory. हालांकि ये टॉपिक सबके लिए ज़रूरत नहीं है, IIT JEE के मेंस के लेवल तक तो इसका कोई काम नहीं है। कोई बच्चा एडवांस की तैयारी करता है, KBPY की तैयारी करता है या ओलंपियाड की तैयारी करता है, उनके लिए थोड़ा सा रिलेवेंट है। इसमें भी मैंने बहुत डिटेल में जाने से बचने की कोशिश की है, लेकिन एक बेसिक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि लाइक यहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल अप्रोच लगाया है। एक तो नॉर्मल काइनेटिक्स अप्रोच है और एक क्लासिकल अप्रोच है, और दोनों को कंपेयर करके हमने रेट कांस्टेंट का एक जनरल एक्सप्रेशन दिया है। For example, if I consider A plus B changing into product is one reaction, जिसके लिए हमें रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज K इंटू Na इंटू Nb। यहाँ पे मैंने सारा जो यूनिट लिया है कॉन्सेंट्रेशन का, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब लिया है, बिकॉज नॉर्मली क्लासिकल थियरी पढ़ते वक्त हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं रादर देन नंबर ऑफ मोल्स की। तो फिलहाल हमने यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा है उसको सिंपली लिख दिया है K इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A पर Cc इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B पर Cc। और क्योंकि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो यहाँ पे पावर वन आ जाएगा, राइट। अगर ये सिमिलर मॉलिक्यूल होता, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते, तो ये Na स्क्वायर या Nb स्क्वायर हो जाता। तो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने अब तक काइनेटिक्स में सीखा है, ठीक है। Na एंड Nb आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर Cc। तो फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस, रेट इज इक्वल टू ZAB इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। अभी थोड़ा सा अनयूजुअली अलग टाइप का टर्म लग रहा है जो हम सब बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, इसके हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमारे IIT JEE के लेवल तक बहुत डिटेल इसका नहीं पूछा जाता। मैं आपको सिंपल सी दो बातें बता देता हूँ। ये जो ZAB है इंडिकेट करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में, यानी नंबर ऑफ collisions made by the two molecules per unit time per cc of volume। ये जो नंबर दिख रहा है e raised to the power minus E upon RT, ये बताता है fraction of collisions having sufficient energy। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास टोटल 1000 कोलिजन्स पर सेकेंड हो रहे थे, लेकिन उसके अंदर से केवल 50% ही ऐसे कोलिजन्स थे जो सक्सेसफुली प्रोडक्ट बना रहे थे। तो ये जो सेकेंड वाला टर्म है e raised to the power minus E upon RT, दिस बिकम्स 0.5, यानी दिस इंडिकेट, इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, बट अभी थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिकली कोलिजन थियरी बताती क्या है। कोलिजन थियरी बताती है कोलिजन्स के बारे में, और वो कोलिजन जिनका एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी होता है वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स से 1000, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। अगर मैं इस फ्रैक्शन को 0.5 मान लूँ, इसका मतलब 1000 इंटू 0.5 मतलब 500 कोलिजन ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलिजन्स इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एज पर क्लासिकल थियरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो ये बेसिकली रेट है, रेट इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलिजन्स। तो एक तरफ हमने काइनेटिक्स के बेसिस पे रेट लिखा, दूसरी तरफ हमने क्लासिकल मैकेनिक्स से या क्लासिकल थियरी से हमने रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलिजन्स लिखा। दोनों को इक्वेट करने वाला हूं मैं। तो रेट इज इक्वल टू ZAB e raised to the power minus E upon RT। Z का वैल्यू क्या है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, Z इज गोइंग टू बी Na Nb D एवरेज। D एवरेज बेसिकली क्या है, इट इज द एवरेज कोलिजन डायमीटर। जब दो मॉलिक्यूल जिनका साइज अलग अलग है आपस में कोलाइड करते हैं तो उनका एवरेज डायमीटर निकाल लिया, विच इज गोइंग टू बी D1 प्लस D2 बाई 2। तो D एवरेज इज द एवरेज कोलिजन डायमीटर। तो D average the average collision diameter square 8 pi kt upon mu raised to the power half
के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है एंड म्यू है रिड्यूस्ड मास. रिड्यूस्ड मास इज गिवन बाय ma प्लस mb अपॉन ma into mb where ma and mb are molecular mass of gas A and B. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है, मैं फाइनल इक्वेशन आपको दूंगा जिससे आपका सारा काम हो जाएगा. तो अब हमने z की वैल्यू उठा के इसमें एज इट इज़ डाल दी, तो मुझे क्या मिला अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दूँ, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, इनको कंपेयर कर दूँ तो Na Nb कॉमन है, k निकल आएगा मेरा यहाँ से, k बिकम्स Na Nb को हटा दो, बाकी सब k हो गया. एंड यू कैन चेक डी एवरेज फिक्स वैल्यू होगी, इसके अंदर जितना भी कुछ लिखा है सब फिक्स वैल्यू है, खाली यहाँ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट को यदि मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो इस पूरे को मैंने कांस्टेंट ए के नाम से लिख दिया. विल डिस्कस इस ए का सिग्निफिकेंस क्या है, बट दिस सिंपलेस्ट इक्वेशन जिसको हम आगे चल के आर्हेनियस इक्वेशन बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज कनेक्टिंग दैट रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर, जो कि दिख रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा. एंड सिंस रेट कांस्टेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर रेट भी बढ़ेगा. ठीक है, तो ये सिंपल तो नहीं है, लेकिन एक क्लासिकल कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को टेम्परेचर से कनेक्ट करती है. क्लियर? कमिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन. आर्हेनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो रेट कांस्टेंट को एक्चुअली टेम्परेचर से कनेक्ट करती है और जिसे हम बहुत कॉमनली और बहुत सिंपल फॉर्म में एक्चुअली पढ़ते हैं, जिस पे क्वेश्चन आता है. तो आर्हेनियस ने अपनी इक्वेशन डिराइव करने से पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की थी जो काफ़ी कुछ कोलिजन थियरी से मैच करता है. लाइक ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. ऑब्वियस है, कोलिजन थियरी भी यही बताती है कि सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. जो पार्टिसिपेट करते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दे आर कॉल्ड एज पैसिव मॉलिक्यूल्स. and there always exists an equilibrium between passive and active molecules. and last point है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो रिएक्शन है, you can understand active molecules का एनर्जी अधिक होगा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब भी टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो मोर पैसिव मॉलिक्यूल्स एक्चुअली बिकम्स एक्टिव. व्हाट डज इट मीन? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. ठीक है, कमिंग टू डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन. जैसा कि हम लोग किसी रिएक्शन में नॉर्मली, लेट्स एज्यूम देयर इज अ रिएक्शन A प्लस बी चेंजिंग इनटू C प्लस D. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू A इंटू B, नंबर 1, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू A इंटू B. लॉ ऑफ मास एक्शन से लगा के सिंपली लिख दिया. एंड एट इक्विलिब्रियम दोनों रेट बराबर होंगे. एट इक्विलिब्रियम आई कैन राइट K1 इंटू A इंटू B मस्ट बी इक्वल टू K2 इंटू C इंटू D. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू C इंटू D. एट इक्विलिब्रियम आई कैन राइट both the rates are equal, तो K1 into A into B is equal to K2 into C into D. तो यहाँ से मुझे K1 अपॉन K2 is equal to C into D अपॉन A into B, जो नॉर्मल आप लोग डेरिवेशन करते हैं Kc का, वो मैंने निकाल दिया और इसको Kc लिख दिया. फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स भी स्टडी ए वेल नोन इक्वेशन आप लोगों को याद होगा, एक वन टॉप इक्वेशन केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. क्या है? From thermodynamics, one half equation क्या बताती है? dln Kc divided by dt is equal to delta E upon RT square. This is one half equation actually. अब जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम लोग डेल्टा H लिख देते हैं, इतना ही फ़र्क है. जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम डेल्टा E लिख देते हैं. यहाँ अगर मैं मानूँ पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटर होगा हमारे लिए कि मैं डेल्टा E लिखूँ, बट जब कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन को कराएंगे तो हम लोग डेल्टा H लिख सकते हैं. नाउ आई कैन राइट dln K1 अपॉन K2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन RT स्क्वायर, और dln K1 अपॉन dt माइनस dln
K2 अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन RT स्क्वायर। अच्छा, इस डेल्टा E को मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर। इफ यू कैन रिकॉल, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। यहाँ पे डेल्टा E लिखा है इन प्लेस ऑफ एंथैल्पी चेंज। तो अब इस रिएक्शन को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। डी एल एन K1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू E1 अपॉन RT स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट I। सिमिलरली डी एल एन K2 अपॉन D2 similarly dln K2 upon dt is equal to E2 upon RT square plus a constant. Now let's say this is equation number 3 and this is equation number 4. डेल्टा E के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया, E1 माइनस E2 के बराबर है and I is a constant, I is a constant and this is independent of temperature. और क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू ऑफ I बिकम्स ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू को यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं T के रिस्पेक्ट में, तो जो चीज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो आ जाएगा। तो I की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में ज़ीरो है। तो ये फाइनली हमको क्या मिला, डी एल एन K1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू E1 अपॉन RT स्क्वायर एंड डी एल एन K2 अपॉन डी टी is equal to E2 upon RT square. On integrating equation number 4 and 5, what we get? We get ln K1 is equal to minus E1 upon RT plus integration constant. Let's say this is equation number 6 and ln K2 is equal to minus E2 upon RT plus a constant, equation number 7. इन दोनों इक्वेशन का आउटकम क्या है? K is equal to A e raised to the power minus E upon RT. इन दोनों इक्वेशन का आउटकम क्या है? K1 is equal to A e raised to the power minus E1 upon RT और K2 is equal to A e raised to the power minus E2 upon RT, right? यानी फाइनली हम इसको लिख सकते हैं K is equal to A e raised to the power minus E upon RT. This is your well known Arrhenius equation. Arrhenius equation. यदि आप इसके डिफरेंट पार्ट को समझना चाहो तो इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर बेसिकली ये बताता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से जो पार्ट ए है ये बताएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड जो दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट ये बताएगा फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, राइट। इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी हमने ओरिएंटेशन फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर कंसिडर नहीं किया है। तो अगर उसको कंसिडर करें तो कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटी फैक्टर रेट कांस्टेंट K becomes P into A into e raised to the power minus E upon RT। यहाँ से अगर इनकी डिफरेंट कंपोनेंट की मीनिंग को हम वापस समझना चाहें तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कांस्टेंट अपीयरिंग फॉर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी ले लो या ओरिएंटेशन ले लो। A is a constant for frequency factor and the remaining portion is the fraction of collisions having sufficient energy, right? ठीक है, यानी कि रेट कांस्टेंट तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर,
probability factor and fraction of collisions having sufficient energy यानी energy factor। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो k is equal to a dash into e raised to the power minus e upon rt, where a dash is number of collisions having proper orientation, proper orientation। ठीक है, A and E, ये जो A और E है, this A and E are combinedly known as A and EA are combinedly known as Arrhenius parameter या Arrhenius constant frequency, sorry, capital A and capital E are taken as Arrhenius parameter or Arrhenius constant, and in general they are taken independent of temperature, though they are not। असल में आपको हमने Z के बारे में बताया था, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जितना हमारे सिलेबस में है, जिस एक्सटेंट तक हम लोग स्टडी करते हैं, वहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये दोनों फैक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ आर्हेनियस पैरामीटर ए एंड ई। हम वापस से इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को रिकॉल करते हैं, e रेज़ टू द पावर माइनस e अपॉन RT। यदि हम इसको लिख लें ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन RT। अगर आप एक ग्राफ प्लॉट कर दो ln k and 1 upon t में, it will be straight line with negative slope। तो इसका जो स्लोप होगा that will give you what, माइनस e अपॉन r। अगर इसी को log k और 1 upon t में किया होता तो e अपॉन 2.303 r आ जाता। e is equal to slope into r। ऐसे ही अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ से मुझे जो इंटरसेप्ट मिलेगा, तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ln a। यहाँ से आप a निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ बाय प्लॉटिंग द कर्व बिटवीन ln k and 1 upon t we can obtain the value of activation energy and frequency factor। कभी कभी इस इक्वेशन की मदद से हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट भी निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको पता है ये इक्वेशन हमने लिखा है k इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो k1 को लिखूंगा मैं a e रेज़ टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ऐसे k2 को मैं लिखूंगा, या सिंपली ln k लिख लेता हूँ, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। अगर मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ले लूँ इस तरह से, ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी 2। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आई कैन फाइंड आउट ln k1 अपॉन k2 और ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1, सॉरी, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई वुड गेट ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू e अपॉन rt2 माइनस e अपॉन rt1। दैट मीन्स ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू e अपॉन r 1 upon t1 minus 1 upon t2। If t2 is equal to t1 plus 10, then k2 upon k1 is called as temperature coefficient। अगर t2 और t1 का डिफरेंस 10 डिग्री का हो, यानी t2 10 डिग्री बड़ा हो t1 से, तो इसी को तो हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री। तो यहाँ से टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, राइट। अब आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, नोट के रूप में लिख लीजिए। हायर विल बी द वैल्यू ऑफ activation energy, slower will be the reaction। क्योंकि k is equal to a e raised to the power minus e upon rt है, तो जितना बड़ा होगा e का वैल्यू k उतना छोटा होगा।
जैसे जैसे ई का वैल्यू बढ़ेगा, आई मीन किसी रिएक्शन टू रिएक्शन जाते हैं, तो जिन रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होता है दोज रिएक्शंस आर फाउंड टू बी स्लो। नेचुरल बात है कि उनमें कम मॉलिक्यूल बैरियर को क्रॉस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ activation energy, larger will be the value of activation energy, more will be the effect of temperature on rate of reaction। जिन रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उन रिएक्शंस पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो विल फाइंड आउट कि एलिमिनेशन रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होता है, सब्स्टिट्यूशन का कम होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एलिमिनेशन रिएक्शंस डोमिनेंट होती हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सप्रेस हो जाती हैं। तो लो टेम्परेचर पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर नहीं बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये उन रिएक्शंस के लिए ट्रू है जहाँ पे कॉम्पीटिंग होती हैं दोनों रिएक्शंस। एंड यू विल स्टडी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस फॉर एल्काइल हैलाइड आर कॉम्पीटिंग रिएक्शंस। ठीक है। एट लोअर टेम्परेचर, at lower temperature, increase of rate constant is more than at higher temperature। lower temperature पे increase of rate constant टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिक होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो घटता जाता है। इसको यदि मैं टेम्परेचर और के का कर्व बनाने की कोशिश करूं, के एंड टी, तो ये कुछ कर्व ऐसा आता है, ऐसा, मतलब लोअर टेम्परेचर पे इंक्रीज अधिक है। ये वो टेम्परेचर है जो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। इनफैक्ट अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, यू कैन राइट द फोर्थ पॉइंट, एज टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट द वैल्यू ऑफ के अप्रोचेस टू ए। यानी ये एक्चुअली जो इंटरसेप्ट है वो ए बता रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, के की वैल्यू ए को अप्रोच करेगी, यानी ए के की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और होती ही है। ए क्या है एक्चुअली? नंबर ऑफ कोलिजन्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ऐसे समझ लो। तो जितने भी कोलिजन हो रहे थे प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, वो सब प्रोडक्टिव कोलिजन हो गए। तो जैसे ही टेम्परेचर इनफाइनाइट को अप्रोच किया, सारे कोलिजन्स प्रोडक्टिव कोलिजन्स हो गए, प्रोडक्ट बनाने वाले कोलिजन्स हो गए। एंड द वैल्यू ऑफ के इज एक्चुअली इंडिकेटिंग नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलिजन्स। तो जैसे जैसे आप टी को इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कराओगे, के की वैल्यू ए को अप्रोच करेगी। ये बेसिकली ए है। ठीक है। तो शुरुआत में जब कम टेम्परेचर है तो वेरिएशन कम है, आई मीन जब लो टेम्परेचर है तो वेरिएशन ज़्यादा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाता है के की वैल्यू ए को अप्रोच करने लगती है, उस समय जो चेंज है के का टेम्परेचर के साथ वो कम हो जाता है। राइट। लेट्स ट्राई ए प्रॉब्लम। अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरीड आउट at 500 Kelvin. If the same reaction is carried out at same rate in presence of a catalyst, temperature required is 400 Kelvin. उसी रेट पे कराने पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 400 केल्विन की ज़रूरत पड़ती है। Calculate the value of activation energy if catalyst lowers the energy barrier by 20 किलोजूल। अब ये समझिए कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में कैसे काम करता है। जो हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं ना, रिएक्शन का प्रोफाइल डायग्राम पढ़ते हैं, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल कॉमन हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। ये तो है तब जब आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। अगर इसमें कैटलिस्ट डाल दें तो कैटलिस्ट क्या करता है? एनर्जी बैरियर को नीचे ले आता है। एनर्जी बैरियर को नीचे लाने का मतलब ये हुआ कि जो पीक है वो नीचे आ गया, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की पोजीशन वही रही। तो कैन यू चेक, एनर्जी बैरियर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के को इक्वली इफेक्ट करता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बोथ डिक्रीजेस इक्वली। तो बेसिकली कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को जब कैटलाइज करता है
स्पेशली जब वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पे बराबर का इम्पैक्ट डालता है। चलिए खैर ये हमारी एडिशनल बात थी। क्वेश्चन में दिया है कि सेम रेट पे कराना है तो मैं रेट कांस्टेंट सेम ले लेता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। रेट कांस्टेंट सेम ले लेता हूँ तो K इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला लगाने का है। तो K दोनों केसेस में आइडेंटिकल रखना है मुझे, तो आई कैन राइट ए ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर इंटू 500 and that is equal to a e raised to the power minus e minus 20। एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो जूल से कम हो गई है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। r इंटू 400, इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 100 किलो जूल, राइट। अगर हम पर मोल में लिखते हैं दोनों चीजें, इधर भी पर मोल इधर भी पर मोल, तो इस तरह से 100 किलो जूल पर मोल इज गोइंग टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, राइट। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे B और C एक ही रिएक्टेंट A से बन रहे हैं, इनके रेट कांस्टेंट्स K1 एंड K2 हैं एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E1 एंड E2 है। वी नीड टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन टर्म्स ऑफ K1 K2 E1 E2। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप ट्राई करो। ट्राई करने से पहले, आंसर निकालने से पहले सॉल्यूशन मत सुनना, बट मुझे करना पड़ेगा तो आई हैव टू प्रोसीड। सी आई कैन राइट K is equal to K1 plus K2 in case of parallel reactions। K is equal to K1 plus K2, तो A e raised to the power minus E upon RT is equal to A1 e raised to the power minus E1 upon RT plus A2 e raised to the power minus E2 upon RT। Remember, for formation of two different product in a parallel reaction A1 and A2 has to be different। ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, ओरिएंटेशन फैक्टर सेम नहीं होगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम नहीं होगा। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए फिनॉल का आप नाइट्रेशन करा रहे हो या फिनॉल का सल्फोनेशन करा रहे हो, एक ही टाइम पे ऑर्थो भी बन रहा है पैरा भी बन रहा है, लेकिन ऑर्थो के बनने का ओरिएंटेशन अलग होगा, पैरा के बनने का ओरिएंटेशन अलग होगा। तो ओरिएंटेशन फैक्टर इवन इन द पैरेलल रिएक्शंस डिफरेंट रिएक्शंस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन टी, तो क्या आ जाएगा a इंटू माइनस ई अपॉन आर ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी इज इक्वल टू माइनस E1 अपॉन आर A1 ई रेज टू द पावर माइनस E1 upon RT minus E2 upon R A2 e raised to the power minus E2 upon RT। So this can be written as minus E upon R। R तो कैंसिल हो गया देखिए, तो I can write माइनस या माइनस भी कैंसिल कर देते हैं and A into e raised to the power minus E upon RT can be written as minus K इंटू ई इज इक्वल टू माइनस माइनस तो काट दिया है मैंने, K1 इंटू E1 प्लस K2 इंटू E2। तो E क्या आ गया, K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन K। और आपको पता है कि K को मैं लिख सकता हूँ K1 प्लस K2। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, राइट। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। Consider the following parallel reactions, A giving P1, P2, P3, P4, P5 and so on, Pn। यहाँ पे इनके रेट कांस्टेंट K, 2K, 3K, 4K, Nk दिया है और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी E, 2E, 3E, Ne दिया हुआ है, ठीक है। एंड अगेन द सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, राइट। तो देर आर n पैरेलल रिएक्शंस जिनके रेट कांस्टेंट्स और एक्टिवेशन एनर्जीज दिए हुए हैं। यू नीड टू फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ओवरऑल रिएक्शन। मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए रास्ता ऑलरेडी खोल दिया हुआ है। आप लोग मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट हैं, एक बार इसे ट्राई करिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए, देन आई विल रिप्लाई कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट।
राइट। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। थोड़ा सा इसमें एक डिफिकल्ट पार्ट था कोलिजन थियरी का, जिसके अंदर हमने कोलिजन डायमीटर वगैरह यूज करके एक बड़ा सा लंबा सा एक्सप्रेशन डाला था, बट दैट इज नॉट नीडेड अप टू IIT JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। हमारी जो फाइनल आर्हेनियस इक्वेशन है दैट इज एनफ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज एग्जामिनेशंस, राइट। This is all for today. See you in the next lecture. Please don't forget to like and subscribe.